नमस्कार दोस्तों। आज बेबाक में मुख्य चर्चा करने से पहले मैं अपने दो बड़े कर्मठ पत्रकार, पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया के रवि दयाल और उसी हाउस के क्रिस मोहन शर्मा की कोविड-19 से मौत की खबर से बहुत ही मर्माहत हूँ। कोविड ने बिहार से दो बड़े होनहार जर्नलिस्टों को हमसे छीन लिया। इसके लिए हम सभी उनके परिवार को ढाढ़स बनाते हुए दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के लोग इस दुख को झेलने की ताकत लें। तो दोस्तों, काम रुकता नहीं, किसी के जाने के बाद भी काम रुकता नहीं, काम चलता है। इसलिए मैं आपको आज एक विशेष चर्चा में फिर से शामिल हूँ। आज मुख्य चर्चा का विषय है सिल्क सिटी, कर्णगढ़ के नाम से जाना जाने वाला भागलपुर, जहां भागलपुर शहर की बात करूंगा, जहां बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव की दस्तक शुरू हो गई है। प्रचार शुरू हो गया है। 3 नवंबर को यहाँ चुनाव होंगे और 10 नवंबर को परिणाम होगा। उसके साथ मैंने इससे पहले आपको कहा था कि कांग्रेस 70 सीट लेके महागठबंधन में उन्होंने 70 सीट लेकर वो फंस सी गई है। लगता है ना फंस गई है, क्योंकि ये भी चर्चा का विषय है। समय मिलेगा तो मैं भी इस पर कुछ बोलूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को इस बात की जानकारी दी थी। शुरू करता हूँ भागलपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले रोचक चुनाव मुकाबले की। चुनाव हर एक 5 वर्ष पर आता है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में उपचुनाव भी होता है, परंतु देखा जाए तो जब से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है तब से कितने जनप्रतिनिधि हुए, परंतु शहर की स्थिति और विकास आप सबों के सामने है। पहले हम भागलपुर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव की स्थिति पर तब विस्तृत चर्चा करेंगे। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाने वाला भागलपुर देश दुनिया में हमेशा नकारात्मक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। आप ये कहेंगे कि फिर आपने नकारात्मक चर्चा क्यों? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भागलपुर में आगे बताऊँगा कि इसकी सांस्कृतिक विरासत, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो देश दुनिया को लोगों को जानना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं हो के तो नकारात्मक का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले 2 दशकों से मैंने देखा कि भागलपुर के बारे में, चाहे अखोड़वा कांड हो, जहरीली शराब कांड हो, दंगा का मामला हो, जर्मनी पर्यटकों के साथ कुछ छेड़छाड़ का मामला हो, डीएसपी मेहरा को जला दिया गया हो और गैंग वार के नाम से खबरें इतनी छपती थी कि भागलपुर की छवि, जो देश बाहर के लोग ने भागलपुर को बहुत ही खराब नज़रों से वहाँ के लोगों को देखते थे। पॉजिटिव खबरें हम लोग नहीं परोस पा रहे थे और उसमें नेगेटिव खबरें जो जा रही थी, जिससे भागलपुर की छवि वो नहीं थी जो सच्चाई भागलपुर की अलग है। यहाँ कर्णगढ़ के नाम से भागलपुर भी जाना जाता है। कर्णगढ़ है, विक्रमशिला है। यहाँ पे आपको बंकिम का शिक्षा यही हुई थी। ये है। उसके अलावा अशोक कुमार, किशोर कुमार का ननिहल है। ये अशोक कुमार की पैदाइश भी यहीं हुई थी। ये कितनी बड़ी बात है कि अशोक कुमार
और किशोर कुमार के ऐसे लोग यहाँ थे जिसको हम लोग उस तरीके से नहीं परोस पा रहे थे, परोस पाए जिस तरह से परोसा जाता था। ऐतिहासिक धरोहरों से ओतप्रोत है यह शहर, जिसकी गिनती करने का अब ये नहीं बता सकते कि क्या क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं बता सकते, मगर पॉजिटिव सेंस में भागलपुर की विरासत में बहुत अनमोल रत्न भागलपुर से पैदा हुए। अच्छा, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हुए, वो जनप्रतिनिधियों ने क्या किया ये रिजल्ट सिर्फ आपके सामने है। और जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के बारे में क्या सोचा, यहाँ के विकास के बारे में क्या सोचा, ये आप लोग बेखूबी जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। यहाँ कुछ उपलब्धियाँ भी हैं। उपलब्धियाँ को मुझे याद है कि भागलपुर के सांसद हुआ करते थे भागवत झा आज़ाद, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए। उन्होंने भागलपुर के लिए जो विकास का पैमाना चुना था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई विकास का पैमाना इधर हाल फिलहाल में। दो ऐसी बातें हुई जो मैं आगे बताऊंगा। भागवत झा आज़ाद ने गंगा पुल, जो अभी विक्रमशिला पुल के नाम से जाना जाता है, भागवत झा आज़ाद के पार्लियामेंट में दहाड़ने और सरकार से समन्वय बनाकर वो पुल को भागलपुर के दे दिया। भागवत झा आज़ाद ने एनटीपीसी को दिया आपके ये में। फरक्का के मामले में भागवत झा आज़ाद ने बहुत लड़ाई लड़ी। उसके बाद आप कुछ ट्रेनें उन्होंने दी। तो विकास के लिए भागवत झा आज़ाद ने बहुत काम किया, ये मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद विकास की बात नहीं हुई। बहुत सारे दल के एमपी हुए, मगर वो काम नहीं हो पाया जो काम पहले हुआ, जिससे भागलपुर का लिंक यहाँ से नेपाल तक हो गया। सीमांचल तक लोग आराम से जाने लगे, बिजनेस पर उसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग आए, चुनाव जीते, 5 साल के तक प्रतिनिधि रहे, उसके बाद वो चले गए। शाहनवाज हुसैन भी आए, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शाहनवाज हुसैन भी भागलपुर के लिए कुछ करेंगे। एक एयरपोर्ट नहीं बन पाया, एक एयरपोर्ट नहीं आ पाया। दूसरे छोटे जिलों में एयरपोर्ट आ गया और हम एयरपोर्ट को लेके राजनीति करते रहे, एयरपोर्ट आपका नहीं आ पाया। अभी हाल फिलहाल मोदी सरकार ने आपको स्मार्ट सिटी दिया। स्मार्ट सिटी उन्होंने दिया, मगर स्मार्ट सिटी की क्या स्थिति है, स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, ये आप लोग से छुपा नहीं है। स्मार्ट नाम तो जोड़ दे दिया गया, मगर उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसकी राशियों का दुरुपयोग हुआ और शहर में ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि आप स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम है कि आप स्मार्ट सिटी, ये एनडीए की सरकार ने आपको दिया। इसके साथ अभी चुनाव की घोषणा से 2-3 दिन पहले गंगा विक्रमशिला पुल के पैरेलल 1000 करोड़ से ऊपर की एक योजना एनडीए सरकार ने दी। केंद्र ने आपको उस गंगा पुल के पैरेलल पुल बनाने का शिलान्यास हुआ, जो एक आशा की किरण है। पता नहीं चुनाव के बाद इसमें कितनी गंभीरता से काम होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लोगों के मन में ये बात है कि ये चुनाव की घोषणा है, मगर अगर सरकार ने इसे दिया है तो एक बहुत दिनों के बाद एक पॉजिटिव काम यहाँ पर हुआ है। तो ये भागलपुर का जो सिनेरियो आपको मैंने बताया कि इतने दिनों के बाद भागलपुर में मैं भी भागलपुर में रहा हूँ, काफ़ी दिनों तक पढ़ा भी हूँ यहाँ। बाद में मैं बाहर चला गया, फिर मैं भागलपुर आया हूँ। तो डेवलपमेंट के नाम पर अगर आप स्टेशन से उतर जाएं तो कोई भी पर्यटक आएगा तो उसे लगेगा कि कौन सा शहर है, गंदगी का अंबार है, कहीं सफाई का कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह से भागलपुर को बहुत ही गंदा करके छोड़ा। भागलपुर में मेडिकल कॉलेज है, भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पुराने समय से है। भागलपुर में यूनिवर्सिटी है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये सारी चीज़ें भागलपुर में पहले से है।
मगर भागलपुर में जो चीज़ होना चाहिए, चूँकि आप इसे दूसरा कैपिटल मानते हैं, पटना के बाद भागलपुर को सेकंड कैपिटल मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत नहीं किया। और जनप्रतिनिधि चुनाव जीते, अभी जैसे हमारे जनप्रतिनिधि अजय मंडल हैं जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, चुनाव के बाद उनका कोई दर्शन नहीं है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि ये लापतागंज हैं, कहाँ हैं, नहीं है, शहर में क्या है, कोई ये मतलब नहीं। चुनाव जीत के 5 साल अपनी गोटी सेकना ये लोगों का काम है, इसीलिए भागलपुर का ये विकास नहीं हुआ। चुनाव के समय सारे नेता एक बाहर होते हैं, सारे नेता फिर वादे करते हैं, उनके वादे को कि हम आपको ऐसे कर देंगे, ये वादे वो वादे, मगर फिलहाल जनता भी निराश है। तो कोरोना काल में चलिए आज भागलपुर विधानसभा के चुनाव की चर्चा करता हूँ। अब मैं चुनाव की चर्चा करता हूँ क्योंकि कोरोना काल में, और भागलपुर का चुनाव, क्योंकि भागलपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो इसलिए ये चुनाव की चर्चा करता है। चुनाव आते ही हर दल वादों की फुलझड़ी लेकर जनता के समक्ष फिर हाजिर है। वादों की फुलझड़ी लेकर सारे लोग हाजिर हैं। यहाँ के विधानसभा में काम के आधार पर टिकट नहीं दिया जाता कि कोई काम हुआ है, किसने अच्छा काम किया है, ये राजनीतिक सीक्वेंस अब नहीं है। और उन लोगों का है कि जो जीत गया है दोबारा वो जीतेगा, फिर उनको टिकट दिया जाता है। एक ही व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ते रहे और जीत हुई। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे 1967 से 1995 तक भाजपा के विजय कुमार मित्रा लगातार यहाँ के विधायक रहे। एक ही पार्टी ने एक ही व्यक्ति को दिया, दूसरे पार्टी के भी लोग आए मगर वो जीत नहीं पाए। फिर ये इनका इतना लंबा कार्यकाल रहा विजय कुमार मित्रा का। उसके बाद 1995 से 2014 तक अश्विनी चौबे रहे। आप समझिए कि 1995 से 2014 तक अश्विनी चौबे भाजपा के ही यहाँ के एमएलए हुए। 2014 में जब वो बक्सर संसदीय सीट से चुनाव जीत गए तो फिर वो उनको यहाँ से त्यागपत्र देना पड़ा और इनके जगह पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के अजीत शर्मा 1 साल वो विधायक रहे। तो 2 आदमी का टेन्योर आप देख लीजिए कि कितना लंबा रहा। उसके पहले 1957 से 62 तक सत्येंद्र नारायण अग्रवाल यहाँ के एमएलए रहे और 1980 से 85 तक हमारे शिवचंद्र झा जी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, वो आपके विधायक रहे। फिर 2014 से अगर मानिए तो 2020 तक अजीत शर्मा कांग्रेस के आपके एमएलए रहे। तो आप देखेंगे कि अगर इतने दिनों से जो चुनाव हुए उसमें विजय कुमार मित्रा, फिर आपको अश्विनी चौबे, सत्येंद्र नारायण अग्रवाल, उसके बाद शिवचंद्र झा, उसके बाद अजीत शर्मा, ये इसी के बीच घूमता रहा भागलपुर का बॉल कि यही लोग होंगे। इतने लंबे समय तक विधायकों ने शहर के विकास के लिए क्या किया? इतने विधायक हुए, शहर के विकास के लिए क्या किया? आपने शहर में विकास का क्या पैमाना देखा? आपने स्मार्ट सिटी के बारे में क्या हुआ? तो ये हमारे ख्याल से जितनी बातें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। मज़ेदार बात यह है कि सत्ताधारी दल के सांसद जो 2019 के लोकसभा चुनाव, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सत्ताधारी मतलब जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जिनको टिकट मिला उनकी क्या भूमिका हुई। आज 1 साल हो गया, भागलपुर में कौन सी परियोजना ही, ये जो गंगा पुल की परियोजना है ये सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास का फल है। चलिए 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, इसके लिए विभिन्न दलों ने तो
ताल ठोकने लगे हैं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुप नहीं बैठे हैं। यानी निर्दलीय भी अभी ऐसी स्थिति है कि निर्दलियों का भी तांता लगा हुआ चुनाव लड़ने के लिए और लोग नामांकन कर रहे हैं। 156 भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में डुगडुगी बजने लगी है। अगर इतिहास देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस का यहाँ बोलबाला रहा है। कभी कभी आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है, मगर शुरू से यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। यहाँ 3,19,360 वोटर हैं। ये मैं बता रहा हूँ 2015 के कैलकुलेशन के आधार पर, इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। 317 मतदान उस वक्त मतदान केंद्र थे, हो वृद्धि हो। 2015 में 48.17% वोटिंग हुई थी। उस समय कांग्रेस के अजीत शर्मा को 46.24% वोट के आधार पर उन्हें 70,514 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि भाजपा के अरिजीत चौबे जो अश्विनी चौबे के सुपुत्र हैं वो उनके टक्कर में थे। उन्हें 39.25% वोट ही मिले थे और 59,856 वोट पाकर वो दूसरे नंबर पर थे। यानी वो पराजित हुए थे और अजीत शर्मा ने चुनाव जीता था। इसी भी चुनाव में विजय साव एक निर्दलीय ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 9.97% वोट मिला और 15,212 वोट उन्होंने पाकर अरिजीत चौबे का खेल खराब कर दिया और अरिजीत चौबे हार गए। इस चुनाव में अब जो चुनाव हुआ इसमें बहुत की दावेदारी थी और अश्विनी चौबे का एक संसदीय क्षेत्र गढ़ माना जाता था, क्योंकि अश्विनी चौबे ने लगातार यहाँ से जीत हासिल की थी। और तो इस रेस में भाजपा के टिकट को लेकर मारामारी थी। अजीत शर्मा के टिकट के लिए कोई मारामारी नहीं थी, वो पहले ही से कंफर्म था कि उनको टिकट मिलेगा। मगर इस चुनाव में बहुत कोशिश के बावजूद, चूँकि शाहनवाज हुसैन भी बहुत एक्टिव थे और शाहनवाज हुसैन और अश्विनी चौबे के बीच चुनाव को लेकर 36 का आंकड़ा था। क्योंकि 14 के चुनाव में जब शाहनवाज हार गए थे तो ये उनके समर्थकों ने ये आरोप लगाया था कि अश्विनी चौबे ने के प्रयास से वो पराजित हुए हैं और ये दूरियां दोनों की बनी हुई थी। और गंगा पुल पर जो समानांतर पुल का वो जो शिलान्यास होना था, उसमें जिस तरह से शाहनवाज हुसैन की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी थी और भागीदारी थी, उसको लेकर लोगों में ये संशय था कि शायद अब अरिजीत चौबे का टिकट कटेगा, और यही हुआ। तो ये जो दोनों का अरिजीत चौबे के हट जाने के बाद अश्विनी चौबे का एक गढ़ था, वो गढ़ तो लगता है कि अब समाप्त होता नजर आ रहा है। वैसे चुनाव में क्या परिणाम होंगे, आगे क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। मगर फिलहाल अश्विनी चौबे के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है और उनकी जगह पर रोहित पांडे, जिनकी भी पकड़ बहुत थी लोगों में और पार्टी के लोगों में, तो अब मुझे लगता है कि अरिजीत चौबे निराश होंगे। और मगर एक बीच में ऐसा हुआ कि स्टार प्रचारक जो बीजेपी के घोषित हुए बिहार चुनाव में, उसमें शाहनवाज हुसैन का नाम नहीं हुआ और अश्विनी चौबे का नाम उसमें डाला गया है, वो स्टार प्रचारक के रूप में है। तो थोड़े तो कहीं खुशी तो कहीं गम तो कहीं खुशी। अब उनको ये बात की खुशी है कि वो स्टार प्रचारक बने हैं। फिलहाल रोहित पांडे के लिए यह राह आसान नहीं दिखती। अभी चुनाव का प्रचार का दौर शुरू हुआ है, स्टार प्रचारक आएंगे, माहौल बनाएंगे, मगर अभी जो समीकरण दिखता है तो रोहित पांडे की राह आसान नहीं दिखती।
इनसे पहले लोजपा के राजेश वर्मा जो उप महापौर भी हैं और उनकी तमन्ना बहुत दिनों से चुनाव लड़ने की थी और वो इसमें काम भी कर रहे थे और कुछ इश्यूज को लेके यहाँ की जनता के बीच जा भी रहे थे, तो उन्हें लोजपा ने टिकट दे दिया। क्योंकि यहाँ पे भाजपा का उम्मीदवार है और लोजपा का उम्मीदवार भी यहाँ से खड़ा है, तो ये सीक्वेंस समझ में नहीं आया। क्योंकि लोजपा के चिराग पासवान का कहना था कि जहाँ जनता दल यूनाइटेड के लोग होंगे मैं अपना उम्मीदवार वहाँ खड़ा करूँगा, मगर भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ या कहिए कांग्रेस के खिलाफ राजेश वर्मा ने अपनी दावेदारी और वो नामांकन करने की स्थिति में और वो चुनाव लड़ेंगे। वो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया, वो मैं चुनाव लड़ूंगा। लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से रानी चौबे भी खड़ी हैं, क्योंकि रानी चौबे का भी कहना है कि मैंने भागलपुर के लिए बहुत काम किया, बिजली के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया, तो उन्हें पप्पू यादव की पार्टी ने टिकट दिया है। सबसे मज़ेदार है जदयू के जिला उपाध्यक्ष तथा पूर्व महापौर दीपक भुवानिया के एकाएक चुनाव मैदान में उतर जाने से ये चुनाव थोड़ा रोचक हुआ। चूँकि जनता दल यूनाइटेड का कोई आदमी भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगा, तो ये समीकरण कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो समीकरण नहीं समझ में आ रहा। एक तो राजेश वर्मा भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव कैसे लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान ने साफ कहा जहां भाजपा के उम्मीदवार होंगे वहां मैं मैं अपना उम्मीदवार नहीं उतारूंगा, मगर जहां जदयू के उम्मीदवार होंगे वहां मैं ज़रूर उतारूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो समीकरण मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। और दूसरा समीकरण दीपक भुवानिया जो कि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य रहे हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने स्मार्ट सिटी को लाया है, मेरे ही मेयर काल में स्मार्ट सिटी आया, मगर स्मार्ट सिटी में वो काम नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जनता मुझे समझे और जाने कि भाई उनको वोट देना है तो दें, इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। और दूसरी तरफ ये भी है जो पिछले चुनाव में विजय साव जो चुनाव लड़े थे वो भी चुनाव में मैदान में आ गए। तो इतने लोगों के आने के बाद खतरा कहीं ना कहीं रोहित पांडे को दिखता है, क्योंकि ये जो वोट कटेगा ये ट्रेडिशनल वोट भाजपा का ही कटने की स्थिति बनती है। अब कितना सपोर्ट करेंगे, अरिजीत चौबे भी हैं दूसरे, अरिजीत चौबे कितना सपोर्ट करेंगे इनको, ये आने वाले चुनाव के दिन पता चलेगा। क्योंकि अभी अरिजीत चौबे ने शायद उनसे मुलाकात भी हुई है, हो सकता है कि अरिजीत चौबे उनकी मदद करें, मगर मुझे नहीं लगता है कि खुलकर मदद कर पाएंगे। दूसरी ओर अजीत शर्मा माय समीकरण को अपना बेस बना रहे हैं, क्योंकि उनका महागठबंधन माय समीकरण की ओर आ रहा है। और अजीत शर्मा जो उनका अपना वोट है कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वो, तो उनको मगर उनके सामने भी एक परेशानी पैदा हुई। माय समीकरण में जो वोट का ये है उसमें जिला अध्यक्ष जो पहले थे प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्ष जिन्हें हटाया गया शाह अली सज्जाद, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं या किसी पार्टी का वो भी दरवाज़ा खटखटा रहे होंगे, मगर उनकी भी एक पैठ है भागलपुर में और हो सकता है कि वो अजीत शर्मा के लिए परेशानी का सबब बन जाए और अजीत शर्मा का वोट कुछ काटे, ये आने वाले समय में बताएगा। हालांकि 2014 के उपचुनाव में कांग्रेस के अजीत शर्मा जब लड़े थे उपचुनाव में तो उस समय उनको वोट आया था 63,753 वोट उनको आया था और उनके खिलाफ जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको 49,000 के आसपास वोट आया था। मगर अबर जो चुनाव 15 में हुआ उसमें 70,000 वोट 70,000 से ऊपर वोट उन्होंने लाया। तो इससे लगता है कि उनके वोट प्रतिशत में वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे
तो माई समीकरण का वोट उनको मिला। तो कहीं न कहीं से मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा जी का फिलहाल जो पेच फंसा हुआ है वो थोड़ा दिक्कत पेश कर सकता है। हो सकता है कि स्थिति में सुधार हो, कुछ लोग को चुनाव आने से पहले नाम वापस लेने का प्रेशर दिया जाए, कुछ लोगों को पार्टी से हटाया जाए। जैसे आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री ने भी शायद बहुत ही एक्शन लिया है इसमें कि कोई भी जदयू और हम एक साथ लड़ रहे हैं, हम जदयू के उन उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करेंगे, पक्ष में प्रचार करेंगे जो लोग खड़े हैं। अब मैं तो चुनाव परिणाम रोचक होगा यहाँ का प्रचार, मगर लोग कोरोना से डरे हुए हैं। मैंने कहा कि अभी भी कोरोना के भय से लोग डरे हुए हैं। ठीक है, बाजार में चहल पहल है, लोग कह रहे हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आने वाले जो सर्दी का मौसम आएगा उसमें कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ेगा। अब देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट क्या होता है। मगर भागलपुर का चुनाव जो हमेशा से रोचक होता है, रोचक होगा, और ऊँट किस करवट बैठेगा ये अभी कहना मुश्किल है। मगर अभी के तारीख में मैं फिर कहता हूँ कि भाजपा की उम्मीदवारी थोड़ी फंसी हुई है। अब आगे क्या होता है। अब मैं आपको 2 मिनट बता दूं तो मैंने कहा था कि 70 सीट लेकर कांग्रेस फंस गई। सही में कांग्रेस लगता है फंस गई। अब उनके जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, भागलपुर के एक कांग्रेसी नेता जो बहुत दिनों से चुनाव लड़ने की आस लगाए हुए प्रवीण कुशवाहा, जो कांग्रेस के कार्य समिति या वर्किंग में भी हैं और कांग्रेस के लिए लगे हुए रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है पटना सिटी से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, और वो नंदकिशोर के खिलाफ पटना से चुनाव लड़ेंगे। ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता? जिस कांग्रेसी ने अपनी आधी जिंदगी भागलपुर के पॉलिटिक्स में लगा दी, आप उन्हें पटना सिटी से आपने उन्हें उतारा है। ये एक पहला। दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा जो हाल फिलहाल कांग्रेस में आए, उनके पुत्र लव सिन्हा को भी बांकीपुर से टिकट दिया गया है। कीर्ति आजाद के साले मिथिलेश चौधरी को भी बेनीपुर से टिकट दिया गया है। शरद यादव की बेटी कांग्रेस में ज्वाइन की हैं। टिकट बंटवारे में लेके, यानी कृपानाथ पाठक ऐसे जो पुराने कांग्रेस 75 साल से ज़्यादा की उम्र के होंगे, उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो मुझे लगता है अब्दुल गफूर के पोते आसिक गफूर को टिकट दिया गया है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि आसिक गफूर को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, मगर इस तरह जो टिकट का जल्दी जल्दी टिकट का स्टॉक ख़त्म करना है कांग्रेस को। अभी तक कांग्रेस की स्थिति टिकट के बंटवारे को लेकर बहुत ही अच्छी नहीं रही है बिहार के विधानसभा के चुनाव में। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो कांग्रेस 70 सीट लेकर फंस गई है। हो सकता है कि किसी को कहीं से टिकट मिल जाए, किसी को कहीं से टिकट मिल जाए। टिकट बांट देना है, लेने को तो ले लिया, अब देना है। और जीतने वाले उम्मीदवार को आप टिकट नहीं दे रहे हैं। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। 10 तारीख को सब कुछ होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भागलपुर का चुनाव रोचक होगा, इसमें दो मत नहीं है। और यहाँ की जनता भी भागलपुर में कितना चढ़ बढ़ के वोट करेंगे। वैसे वोट देना सबका अधिकार है, सब लोग वोट दें, वोट देने जाएं और वोट के प्रतिशत को ज़रूर बढ़ाएं, मगर अपना ख्याल रखें। कोरोना है, डिस्टेंस मेंटेन करें, वहाँ पर बूथ में जाएं, बहुत ही सावधानी के साथ जाएं। कोरोना अभी गया नहीं है। चुनाव जरूर करा रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, और ये चुनाव
का बहुत लोगों ने विरोध भी किया, मगर चुनाव हो रहा है, जान आपकी है, आपकी हथेली पर आप अपनी जान को लेकर जाएं और किसी तरह आप वोट जरूर दें। नमस्कार, प्रणाम।